हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग जैक रायन। कहानी की शुरुआत लंदन के एक स्कूल से होती है, जहां पर जैक रायन नाम के एक होनहार स्टूडेंट को दिखाया जाता है। तभी टीवी पर एक न्यूज आती है जो पूरी दुनिया को हिला देती है। 9/11 का हमला। जलते हुए ट्विन टावर्स को देखकर जैक की आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी कल्पना जाग उठती है। इसीलिए वो अपना भविष्य अब सब कुछ दांव पर लगाकर मरीन कॉर्प्स को ज्वाइन कर लेता है। उसका मकसद सिर्फ एक है, अपने देश की रक्षा करना। जब वो अफगानिस्तान के भयानक युद्ध के मैदान में होता है, तभी उसका हेलीकॉप्टर एक रॉकेट हमले का शिकार हो जाता है। और जब जैक की आंखें खुलती है तो उसको पता चलता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम अब कभी भी अपने पैरों पर नहीं चल पाओगे। लेकिन जैक रायन हार मानने वालों में से नहीं था। रिहैब सेंटर में उसकी मुलाकात कैथी से होती है, जो एक मेडिकल स्टूडेंट थी। वो उसका इलाज भी करती है और उसको जीने की एक नई वजह भी देती है। जैक फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तभी उसकी जिंदगी में एंट्री होती है एक रहस्यमय शख्स की, जिसका नाम थॉमस हार्पर था। हार्पर कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो सीआईए का एक सीनियर ऑफिसर है। वो अस्पताल में जैक से कहता है कि तुम अब बॉर्डर पर बंदूक लेकर नहीं लड़ सकते, लेकिन तुम्हारा दिमाग आज भी किसी हथियार से ज्यादा खतरनाक है और हमें तुम्हारी जरूरत है। और वो भी एक एनालिस्ट के रूप में, जो वॉल स्ट्रीट के अंदर छुपे दुश्मनों को पहचान सके। अब यहाँ से कहानी 10 साल आगे बढ़ जाती है और अब जैक वॉल स्ट्रीट का एक सफल फाइनेंशियल एनालिस्ट है। बाहर से दिखने में वो एक आम कॉर्पोरेट ऑफिसर है, लेकिन असल में वो सीआईए का एक स्लीपर एजेंट है जो दुनिया भर के ट्रांजैक्शंस पर नजर रखे हुए था। अब अचानक एक दिन उसको एक अजीब पैटर्न दिखता है, जिसके बाद वो कुछ रशियन बिजनेस अकाउंट्स को एनालाइज कर रहा होता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में टर्किश पाइपलाइन को लेकर एक वोट होने वाला था, जो अगर पास हो जाता तो उससे रशिया की डोमिनेंस खत्म हो सकती थी। फिलहाल यूएन हेडक्वार्टर्स में रशियन डेलीगेट को डर था कि अगर ये पाइपलाइन अप्रूव हो गई तो रशिया बैंकरप्ट हो जाएगा, लेकिन यूएस डेलीगेट इससे मानने से इनकार कर देते हैं, जिसे रशियंस एक इकोनॉमिक वॉर की तरह देखते हैं। तभी जैक कुछ डेटा एनालाइज करने के बाद चुपके से हार्पर के एक एजेंट से मूवी थिएटर में मिलने जाता है। जैक उसको बताता है कि उसने कुछ हिडन रशियंस अकाउंट ढूंढे हैं, इसलिए हार्पर को मॉस्को में अपना एक आदमी भेजना चाहिए। लेकिन एजेंट साफ कह देता है कि हार्पर जैक को ही भेजना चाहेगा, क्योंकि वो डेटा सिर्फ जैक ही समझ सकता था। अब दूसरी ओर घर पर कैथी जैक को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिलता। और जब वो जैक की पैंट चेक कर रही होती है, तभी उसको वो मूवी टिकट मिल जाती है, जिसे यूज करके पिछली रात जैक उस एजेंट से मिलने के लिए गया था। खैर, रात में डिनर के वक्त कैथी जैक को टेस्ट करने के लिए उसी मूवी को देखने के लिए कहती है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या उसने वो मूवी देखी भी है या फिर नहीं। लेकिन जैक बड़ी सफाई के साथ उसके सवालों को टाल देता है, जिसके बाद जैक अपने बॉस रोब से मिलता है। वो उसको बताता है कि उसको मॉस्को जाना पड़ेगा, क्योंकि उसे रशियन ओलिगार्क विक्टर शेरोवन की कंपनी में कुछ हिडन अकाउंट्स मिले हैं। तब रोब जैक से कहता है कि प्लीज वो उनकी प्रॉफिटेबल पार्टनरशिप को खराब ना करे। इधर घर आने के बाद कैथी भी जिद करती है कि वो जैक के साथ मॉस्को जाएगी। हालांकि जैक उसको मना कर देता है, ये कहकर कि वो वहां पर बोर हो जाएगी। लेकिन असल वजह तो हम जानते हैं कि ये मिशन काफी डेंजरस है। और जब जैक उसको मना करता है तो कैथी उससे मूवी टिकट को लेकर सवाल करती है, जो उसे पिछले दिन उसकी पैंट से मिली थी। उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि जैक मूवी देखने के लिए अकेला गया होगा। उसको शक होने लगा था कि कहीं जैक का किसी और के साथ अफेयर तो नहीं है, लेकिन जैक इस बात से साफ इनकार कर देता है। और तब थोड़ी देर के बाद जैक उसे पेरिस ले जाने का वादा करता है, जिसके लिए कैथी भी मान जाती है। खैर, कुछ समय के बाद जैक अपना मिशन पूरा करने के लिए रशिया पहुंच जाता है। वहां शेवरॉन की प्राइवेट सिक्योरिटी का आदमी एमबी उसकी सिक्योरिटी के लिए आया हुआ था। वो जैक को होटल तक छोड़ता है और कहता है कि वो पहले ऊपर जाकर रूम चेक करेगा, जिसके बाद वो दोनों एक काफी लग्जूरियस रूम में पहुंचते हैं। रूम में पहुंचने के बाद जैक खिड़की के पास का व्यू देख ही रहा होता है कि तभी पीछे खड़ा हुआ एमबी उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिनसे बचते हुए जैक तुरंत बाथरूम की तरफ भागता है। लेकिन एमबी जैक को ढूंढने लगता है। वो शावर के पास काफी बार फायरिंग करता है, लेकिन किसी तरह जैक सीलिंग के ऊपर से उसके ऊपर हमला कर देता है। एम्बी उसका गला दबाकर उसको मारने की कोशिश भी कर रहा था,
पर जैक खुद को छुड़ाकर उसे बाथरूम में गिरा देता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बड़े आदमी को पानी के अंदर दबाए रखता है और पानी से भरे बाथरूम में एम्बी का मुंह दबाए रखने के बाद उसका खेल खत्म कर देता है। जहां थोड़ी देर के बाद जैक वहां से बाहर निकलता है। वो कांपते हुए सीआईए को फोन करता है और बताता है कि उसकी जान खतरे में है। फोन पर एक औरत उसको बताती है कि जब तक अपने कांटेक्ट से मिलने का वक्त ना आए तब तक वो किसी तरह छुप कर रहे। जिसके बाद जैक वापस से होटल रूम में चला जाता है। उसके रूम में आते ही वहां का फोन 2 बार रिंग होता है। जिसके बाद जैक अपने कांटेक्ट से मिलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसको लगता है कि एक टैक्सी उसका पीछा कर रही है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो टैक्सी तेज होकर उससे आगे निकल जाती है। तभी उसकी नजर वापस से उसी टैक्सी पर पड़ती है जो धीरे धीरे उसी की ओर बढ़ रही थी। जो देखते ही जैक को समझ में आ जाता है कि अब सब कुछ ठीक नहीं है। जैक बिना वक्त गवाए सीधा मीटिंग स्पॉट की तरफ निकल जाता है, जहां थॉमस हार्पर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। जैक का चेहरा अभी भी बता रहा था कि जो कुछ हुआ है उसका असर अभी तक उतरा नहीं है। हार्पर जैक को बताता है कि बाद में जिंदा रहना बीच में मरने से बेहतर होता है और फिर बात को धीरे से आगे बढ़ाते हुए वो पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। तब जैक बताता है कि उसे शेवरॉन के कुछ ऐसे अकाउंट्स मिले हैं जहां यूएस डॉलर्स की बहुत बड़ी रकम छुपी हुई है, जो धीरे धीरे मार्केट में घूमकर डॉलर की वैल्यू को बिगाड़ रही है। अब इसी बात को जोड़ते हुए उसको ऐसा लगता है कि ये सब अमेरिका की इकोनॉमी को गिराने का एक रशिया का प्लान हो सकता है, जिसमें पहले यूएस के अंदर एक टेररिस्ट अटैक होगा और उसके बाद डॉलर को कोलैप्स कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो रशिया अपने ऑयल रिजर्व्स की वजह से आसानी से खुद को संभाल लेगा, जबकि अमेरिका पीछे चला जाएगा। इसलिए जैक को शक होता है कि इतना बड़ा सेल ऑफ पहले से प्रोग्राम करके शेवरॉन के सिस्टम में स्टोर किया गया होगा और अगर वो वहां तक पहुंच गया तो अटैक से जुड़ी सारी डिटेल्स वो निकाल लेगा। तब हार्पर जाने से पहले जैक के हाथ में एक गन थमा देता है। हार्पर कहता है कि वो अब सिर्फ एनालिस्ट नहीं बल्कि ऑफिशियली ऑपरेशन का हिस्सा बन चुका है। जैक वापस अपने अपार्टमेंट में आता है। अपार्टमेंट देखने पर उसको पता चलता है कि सीआईए ने सब कुछ क्लीन कर दिया है और सारे निशान मिटा दिए हैं। अगली सुबह जैक फिर से नॉर्मल रूटीन के साथ शेवरॉन ग्रुप के बिल्डिंग में पहुंचता है, जहां शेवरॉन का असिस्टेंट उसे सिक्योरिटी के रूल समझाते हुए अंदर ले जाता है। जिसके थोड़ी देर के बाद वो शेवरॉन के पर्सनल ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां शेवरॉन एक नॉर्मल इंसान की तरह उससे मिलता है। शेवरॉन उससे पहली रात के बारे में पूछता है। तब जैक थकान भरी आवाज में बताता है कि वो रात काफी लंबी गुजरी। जैक बताता है कि वो ऑडिट के लिए आया है क्योंकि उसको कुछ हिडन अकाउंट्स मिले हैं, लेकिन शेवरॉन कहता है कि यहाँ पर कुछ भी हिडन नहीं है, बस सब कुछ सिक्योर रखा गया है। शेवरॉन उसको बताता है कि जिन अकाउंट्स का उसने पता लगाया था उनसे जुड़ी सारी कंपनीज वो पहले ही बेच चुका है, जिसका साफ मतलब ये था कि ना ऑडिट का कोई मतलब बनता है और ना ही जैक का इतना दूर आना। थोड़ी देर सोचने के बाद जैक अपनी गलती सुधारने के लिए शेवरॉन को डिनर पर ले जाने का ऑफर करता है, जिस पर शेवरॉन भी मान गया था। शेवरॉन जैक से कहता है कि वो खुद उसको होटल से पिक करेगा क्योंकि मॉस्को काफी ज्यादा डेंजरस है। और बातों ही बातों में शेवरॉन जैक से ये भी कहता है कि उसका ड्राइवर एम्बी अचानक कहीं पर गायब हो गया है, जिसको सुनकर जैक की हवा निकल जाती है क्योंकि पिछली रात उसने ही एम्बी को अपने हाथों से मारा था। पर जवाब में जैक हल्की सी मुस्कान के साथ माफी मांग लेता है। अब उस दौरान शेवरॉन पूछता है कि क्या जैक की वाइफ भी डिनर पर आएगी, क्योंकि उसने सुना है कि वो होटल पहुंच चुकी है। अब ये सुनकर जैक थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि उसे इन सब के बारे में कैसे पता। तब जैक कहता है कि फिलहाल तो कैथी ही उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उससे पूछ लेगा कि वो आना चाहेगी या फिर नहीं। और वहां से निकलते ही जैक को ये एहसास होता है कि शेवरॉन का एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। जैक शांत रहकर चलती भीड़ में घुस जाता है और मौका मिलते ही एक कन्वर्टेड सीआईए वैन में बैठकर वहां से निकल जाता है, जिसमें पहले से हार्पर बैठा हुआ था। रास्ते में जैक हार्पर को बताता है कि शेवरॉन ने सारे एसेट्स बेच दिए हैं, लेकिन अब भी उन्हें वो एल्गोरिदम चाहिए जो एक कमांड पर सारा पैसा डंप कर सके। तभी जैक हार्पर को शेवरॉन के साथ डिनर के प्लान के बारे में भी बताता है और सजेस्ट करता है कि सीआईए इसी मौके पर शेवरॉन की की कार्ड की मदद से उसके ऑफिस में घुसकर उन सारी फाइल्स को चुरा सकते हैं। अब इतनी बात करने के बाद जैक वापस अपने अपार्टमेंट में लौट आता है,
जहां कैथी पहले से उसका वेट कर रही होती है। वो जैक से कहती है कि मुझको सब कुछ सच बताओ कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, और जैक उसको बता देता है कि वो CIA में है। ये सुनकर कैथी को थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि अभी तक उसको ऐसा लग रहा था कि जैक का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। दूसरी ओर हमें मिशिगन के एक रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को दिखाया जाता है, जहां अलेक्जेंडर नाम का एक आदमी अपने पेरेंट्स के साथ आया हुआ था। उस दौरान चर्च के अंदर एक प्रीस्ट उसके ऊपर नजर रखे हुए था। खैर, चर्च से घर आने के बाद अलेक्जेंडर और उसके पेरेंट्स जल्दी जल्दी कुछ फाइल्स जला देते हैं। असल में अलेक्जेंडर वही होता है जिसको यूएस में अटैक करना था। कुछ देर के बाद जब अलेक्जेंडर वॉक के लिए बाहर जाता है, तब वो देखता है कि वही प्रीस्ट गाड़ी से उसका पीछा कर रहा है, जो चर्च के अंदर उस पर नजर रखे हुए था। और तब मौका देखते ही अलेक्जेंडर ने उसकी कार को रोका और उसके पास जाते ही एक पल में उसके गले पर हमला कर दिया, जिससे वो आदमी वहीं पर मारा गया। पर जब अलेक्जेंडर ने उसकी आईडी चेक की तो वो शॉक्ड रह गया, क्योंकि वो कोई प्रीस्ट नहीं बल्कि एक FBI एजेंट था। उधर कैथी को जैक के मिशन और शेवरॉन के साथ डिनर के प्लान के बारे में पता चल जाता है। जैक नहीं चाहता था कि वो इन सब में शामिल हो, इसलिए वो उसको घर भेजने की बात करता है, लेकिन हार्पर उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी मैटर्स थे जो कैथी को पहले से ही पता नहीं होने चाहिए थे। जिसके बाद वो उनको प्लान समझाता है। जैक को शेवरॉन के हेड ऑफ सिक्योरिटी लिमॉफ के पास वाले ऑफिस में घुसना होगा और एक डिवाइस सॉकेट में लगाना होगा, ताकि वो उसका कंप्यूटर हैक कर सके। इस दौरान कैथी को शेवरॉन को टेबल पर लगभग 10 मिनट तक बिजी रखना होगा। जिसके बाद वो दोनों जब रेडी होकर डिनर के लिए जा रहे थे, तब उस वक्त कैथी और जैक पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं दिखना चाहिए। तब वो दोनों जानबूझकर अपने रिलेशनशिप में थोड़ी गड़बड़ दिखाते हैं। उस दौरान शेवरॉन का ड्राइवर भी ये सब ध्यान से नोटिस कर रहा होता है, लेकिन वो चुप रहता है। खैर, कुछ ही देर में वो रेस्टोरेंट तक पहुंच जाते हैं, जहां शेवरॉन कैथी का हाथ पकड़कर फॉर्मल तरीके से किस करता है। उधर हार्पर पहले से ही लिमॉफ के ऑफिस पर नजर रखे हुए था, और जैसे ही उसको लगा कि सब कुछ क्लियर है, तब वो जैक को सिग्नल दे देता है। तब हार्पर का इशारा मिलते ही जैक जानबूझकर ज्यादा पीने का नाटक करने लगता है और अजीब अजीब हरकतें करते हुए टेबल पर मेस क्रिएट कर देता है, जिससे कैथी और शेवरॉन दोनों को गुस्सा आ जाता है। उस दौरान जैक कैथी की ड्रेस पर वाइन भी गिरा देता है। तब शेवरॉन सिचुएशन को नॉर्मल दिखाने के लिए खुद कैथी को बाथरूम तक छोड़ने का फैसला करता है। इस मोमेंट का फायदा उठाते हुए एक CIA एजेंट शातिर तरीके से शेवरॉन का वॉलेट चुरा लेता है और जैक को दे देता है, और तब जैक बिना टाइम वेस्ट किए उसमें से शेवरॉन का एक्सेस कार्ड निकाल लेता है। और जब शेवरॉन और कैथी बाथरूम से वापस आते हैं, तब जैक वापस से ड्रंक होने का नाटक शुरू कर देता है। साथ ही में वो कैथी की बेइज्जती भी करने लगता है। इस बार कैथी खुद ही बोल पड़ती है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने चला जाए। तब जैक भी सख्त आवाज में हाँ बोलकर लड़खड़ाता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर आते ही वो सीधा शेवरॉन के बिल्डिंग की तरफ भागने लगता है। बिल्डिंग में जाते ही वो बायोमेट्रिक स्कैनर से एंट्री करता है, जहां CIA का प्लांटेड गार्ड उसको एक्सेस दे देता है। लेकिन लिफ्ट में जाते वक्त वो ऑलमोस्ट शेवरॉन के असिस्टेंट से टकराने वाला होता है, पर किसी तरह से वो खुद को लिफ्ट में छुपाते हुए बच निकलता है। और ऑफिस के अंदर पहुंचते ही जैक शेवरॉन के सिस्टम को हैक करना शुरू कर देता है। जैक के शेवरॉन के सिस्टम को हैक करते ही लिमॉफ के फोन पर शेवरॉन के ऑफिस से एक अलर्ट मैसेज भी आ जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि ऑफिस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तब वो कार को वापस घुमाते हुए फुल स्पीड में ऑफिस की तरफ निकल पड़ता है। उसकी कॉल शेवरॉन के असिस्टेंट तक भी पहुंच जाती है, जो अभी बिल्डिंग के अंदर ही था, और असल में ये सब हार्पर के प्लान का हिस्सा था। तब वो जैक को भी अलर्ट कर देता है कि बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए उसके पास अब सिर्फ 3 मिनट है। फिलहाल हैक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, लेकिन तभी अचानक सिस्टम एक एक्सेस कोड मांग लेता है, जिसके लिए जैक तुरंत CIA एजेंट रोब से कांटेक्ट करता है और उससे वो कोड मांगता है। उधर लिमॉफ बिल्डिंग में लगभग पहुंच ही चुका था। हार्पर जैक को तुरंत वहां से निकलने का ऑर्डर देता है, लेकिन जैक लास्ट सेकंड तक हैक कंप्लीट करता है और वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी आर्म सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं।
तब हार्पर उसको शेवरॉन के प्राइवेट एलिवेटर की तरफ गाइड करते हुए उसका एक्सेस दे देता है। उधर रेस्टोरेंट में शेवरॉन कैथी के साथ बातों में इतना बिजी होता है कि वो अपने असिस्टेंट की कॉल को इग्नोर कर देता है, जिसके कुछ ही देर के बाद उसकी असिस्टेंट खुद रेस्टोरेंट पहुंच जाती है और शेवरॉन को सारी सिचुएशन के बारे में बता देती है। इधर हार्पर मॉनिटर पर देखता है कि जैक बाहर वाली सीढ़ी तक पहुंच चुका था, लेकिन नीचे की साइड से कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तब सिचुएशन को बिगड़ता देख हार्पर अपनी स्नाइपर राइफल उठाता है और एक एक करके गार्ड्स को नीचे से क्लियर करने लगता है ताकि जैक को निकलने का रास्ता मिल सके। इसी दौरान शेवरॉन कैथी के साथ वापस ऑफिस की तरफ निकल पड़ता है। उसी वक्त एक फीमेल सीआईए एजेंट जो पास ही की वैन से जैक के ऊपर नजर रखे हुए थी, अचानक से बाहर निकलती है और जैक से शेवरॉन का एक्सेस कार्ड लेकर भीड़ में शेवरॉन से टकराते हुए उसका कार्ड बिना किसी शक के वापस से उसकी पॉकेट में डाल देती है। और तभी जैक शेवरॉन के सामने पहुंच जाता है। उसी वक्त लिमॉफ भी वहां पर पहुंच गया था। तब लिमॉफ जैक को रोककर तुरंत की कार्ड ढूंढने के लिए उसकी तलाशी लेने लगता है और उसी बीच शेवरॉन को अपना की कार्ड अपने पास ही मिल जाता है, जो कि सीआईए एजेंट ने कुछ ही देर पहले उसकी पॉकेट में डाला था, जिससे मामला थोड़ी ही देर में शांत हो जाता है। जिसके बाद जैक भी कैथी से उसके पहले वाले बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और फिर से उसे साथ लेकर वहां से निकल जाता है। खैर थोड़ी देर के बाद जब लिमॉफ सिक्योरिटी फुटेज चेक कर रहा होता है, तब वीडियो में उसे जैक एक सीआईए एजेंट के साथ दिखता है, जिसको देखकर उसको समझ आ जाता है कि थोड़ी देर पहले आखिर क्या हुआ था। जिसको देख गुस्से में भरा शेवरॉन अपनी सुरक्षा ना कर पाने के लिए लिमॉफ को गोली मारकर वहीं पर खत्म कर देता है। उधर हार्पर, जैक और कैथी एक सीआईए सेफ हाउस पहुंच जाते हैं। वहां जैक बताता है कि टेरर अटैक अब बिल्कुल करीब है। अभी वो सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से शेवरॉन के भेजे हुए आदमी सेफ हाउस पर हमला कर देते हैं। तब सीआईए टीम को अपने पर भारी पड़ता हुआ देखकर अटैकर्स कैथी को किडनैप करके वहां से भागने लगते हैं। जैक कैथी को बचाने के लिए बिना वक्त गवाए उनका पीछा करने लगता है। इधर हार्पर चेक करता है कि कैथी के रिंग के अंदर एक ट्रैकर लगा हुआ था, जिसके जरिए वो आसानी से कैथी की एग्जैक्ट लोकेशन निकाल लेते हैं। शेवरॉन के आदमी कैथी को असल में एक वैन में लेकर जा रहे होते हैं, जहां थोड़ी देर के बाद शेवरॉन भी पहुंच जाता है। शेवरॉन फोन पर जैक से बात करता है और उसको धमकी देता है कि अगर उसने जो फाइल्स चुराई हैं उन्हें ट्रांसमिट किया तो वो कैथी को नुकसान पहुंचाएगा। ये सुनकर जैक उससे झूठ बोल देता है कि फाइल सिर्फ उसके पास ही है और वो कैथी से बात करना चाहता है, लेकिन शेवरॉन ऐसा करने से मना कर देता है, बल्कि वो गुस्से में आकर उसको थप्पड़ भी मार देता है, जिससे जैक पूरी तरह भड़क जाता है। शेवरॉन कैथी का गला पकड़ लेता है। वो उसको धमकी देता है कि अगर जैक ने डबल क्रॉस किया तो वो उसको बहुत बुरी मौत मारेगा। उधर जैक पूरी स्पीड में हार्पर के गाइडेंस से वैन का पीछा कर रहा होता है। जैक वैन तक पहुंचने वाला होता है कि तभी एक गार्बेज ट्रक सामने आ जाता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक पल के लिए जैक को लगता है कि वो कैथी को खो चुका है। तब हार्पर उसको बताता है कि वैन उसके चारों तरफ घूम रही है और वो उसको आसानी से पकड़ सकता है। जैक बिना वक्त गवाए एक मेटल पाइप उठाकर उनका पीछा करने लगता है और वो सीधे ड्राइवर को नॉकआउट कर देता है, जिससे वैन कंट्रोल से बाहर होकर क्रैश हो जाती है। जैक कैथी को सेफली बाहर निकालता है और शेवरॉन पर टूट पड़ता है, लेकिन इतने में ही सीआईए एजेंट्स वहां पहुंचकर जैक को रोक लेते हैं, जिसके बाद वो सब लोग एक गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। फिलहाल सीआईए के प्लेन के अंदर सभी एजेंट्स अलेक्जेंडर को होने वाले टेरर अटैक से जोड़ते हैं। उसके घर पर रेड होती है, जहां पर उन्हें कुछ जले हुए डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। तब जैक अपना एनालिटिकल दिमाग लगाता है और एक कनेक्शन जोड़ता है। अलेक्जेंडर शायद शेवरन का बेटा हो सकता है, जिसे सालों पहले मरा हुआ माना गया था। थोड़ी और जांच करने के बाद सीआईए कंफर्म करती है कि अलेक्जेंडर ही शेवरॉन का बेटा है, जिसे फेक नेम और फेक पेरेंट्स के साथ यूएसए में स्मगल किया गया था, लेकिन लास्ट रेड के बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला था। जैक फिर से फोकस करता है, वो डेटा को जोड़ता है और आखिरकार पेंसिल्वेनिया के एक बांध तक पहुंच जाता है, जहां अलेक्जेंडर के छुपने का शक होता है। और इसी प्रोसेस में जैक ये फिगर आउट कर लेता है कि टेरर अटैक वॉल स्ट्रीट मैनहट्टन में होने वाला है और कुछ ही देर में एफबीआई एजेंट्स बांध पर रेड कर देते हैं,
जिसके बाद जैक और पूरी टीम न्यूयॉर्क पहुंच जाती है, जहां उनका प्लान उस वैन को ढूंढना था। तब जैक और कैथी वहां से अलग हो जाते हैं और जैक हार्पर के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर मैनहट्टन की तरफ निकल पड़ता है। हेलीकॉप्टर से नीचे शहर का हाल देखने पर उन्हें पुलिस और इमरजेंसी गाड़ियां ही दिखाई दे रही थी। तभी जैक को एक इम्पोर्टेंट बात समझ में आती है। असल में अलेक्जेंडर की वैन बिल्कुल पुलिसमैन की गाड़ी की तरह थी। तब जैक पास में जाती हुई वैन्स को ध्यान से देखने लगता है और तभी उसकी नजर एक ऐसी वैन पर पड़ती है जिसमें फ्रेश पेंट होता है। जैक तुरंत हार्पर से कांटेक्ट करना चाहता है, लेकिन टाइम वेस्ट किए बिना जैक एक मोटरसाइकिल उठाकर सीधा उस वैन के पीछे लग जाता है। बाइक चलाते हुए जैक हार्पर को कॉल करके बताने की कोशिश कर रहा था कि अलेक्जेंडर बिल्डिंग के नीचे जाने का प्लान बना रहा है, लेकिन कॉल बीच में ही कट हो गई। उधर अलेक्जेंडर भी मिरर में बाइक को देख लेता है, उस स्पीड को बढ़ा देता है। वो वैन को एक अंडरग्राउंड टनल में ले जाता है, लेकिन जैक उसका पीछा नहीं छोड़ता। अलेक्जेंडर एक कन्वेक्शन चिमनी के नीचे जाकर वैन को रोक देता है। इसी दौरान हार्पर और उसकी टीम भी अलेक्जेंडर के टारगेट को समझ जाती है और एफबीआई एजेंट्स को नीचे भेजना शुरू कर देती है। उधर अलेक्जेंडर बॉम्ब का टाइमर स्टार्ट कर देता है, लेकिन इतने में ही जैक और अलेक्जेंडर के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लड़ते हुए जैक को वैन के अंदर लगे एक्सप्लोजिव्स का खतरा सब कुछ समझ में आ गया था, जिसके बाद वो वैन तक पहुंच जाता है, जबकि हार्पर एफबीआई टीम के साथ जैक की लोकेशन पर पहुंच जाता है। लेकिन जब तक वो वहां पर आते हैं तब तक वैन गायब हो चुकी थी। असल में जैक वैन को बिल्डिंग से दूर लेकर जा रहा था। वो हार्पर से कांटेक्ट करता है और हार्पर उसे पानी की तरफ गाइड करने लगता है। तब उसको पता चलता है कि अलेक्जेंडर अभी भी वैन के अंदर ही था और बॉम्ब को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। तब जैक वैन को इधर उधर घुमाकर अलेक्जेंडर को गाड़ी से बाहर फेंकने की कोशिश करता है और अब जैसे ही वैन पानी की डायरेक्शन में आ जाती है, तब जैक स्टीयरिंग लॉक करके पीछे जाकर अलेक्जेंडर पर झपट पड़ता है। लेकिन सही वक्त पर जैक वैन से कूद जाता है। अब अगले ही पल वैन पानी में गिर जाती है और एक बड़ा धमाका होता है। खैर कुछ वक्त के बाद जब शेवरॉन अपने ऑफिस में होता है, तब उसको एक कॉल आता है, जिसके बाद वो जंगल के बीच अपने कॉन्स्पिरेटर से मिलने जाता है। लेकिन वो कॉन्स्पिरेटर कोई और नहीं बल्कि सीआईए का एजेंट होता है, जो उसे वहीं पर मार गिराता है ताकि सारे सबूत मिटा दिए जाएं। उधर जैक और कैथी फिर से मिलते हैं, जो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जिसके थोड़ी देर के बाद जैक और हार्पर को व्हाइट हाउस बुलाया जाता है, जहां पर वो प्रेसिडेंट को अगले स्टेप्स के बारे में डिटेल में बताते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जैक रायन शैडो रिक्रूट की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।